नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे यह समझ आता है कि जितनी कमियां और जो गलत रीति रिवाज हिंदू धर्म के अंदर थे उन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया था। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं और जो गलत रीति रिवाज हैं तलाक जैसी, अब उनका अंत होने जा रहा है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की टिप्पणी कहीं न कहीं इसी ओर इशारा करती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में टिप्पणी की गई है उसके बारे में। तो कोर्ट अभी हाल ही में सुनवाई कर रहा था एक जनहित याचिका पर। उसमें कोर्ट के द्वारा एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसप्लीजर जो तलाक ए हसन है उसके ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्त किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसी टिप्पणी की गई तलाक ए हसन के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ते हुए। यहाँ पर कोर्ट ने पूछा कि क्या ये एक सभ्य सोसाइटी के अंदर अलाउ होना चाहिए। और यहाँ पर कोर्ट ने कमेंट ये तब किया था जब सुनवाई चल रही थी केस के ऊपर, जिस केस में हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया गया, लेकिन डाइवोर्स था वो हस्बैंड के द्वारा खुद ना दे करके अपने वकील के द्वारा दिया गया। यानी डाइवोर्स उसका पति ना दे करके उसने अपना डाइवोर्स अपने लॉयर था उस लॉयर के माध्यम से भिजवाया कि आप मेरी जो वाइफ है उसे डाइवोर्स दे दीजिए, ले जा करके कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के द्वारा इसे सवाल किया गया कि क्या ये ऐसा होना चाहिए एक सभ्य सोसाइटी के अंदर? क्या इस प्रकार से डाइवोर्स दिया जा सकता है जहाँ पर कोर्ट की समक्ष ना तो हस्बैंड है और हस्बैंड मौजूद नहीं है, यानी डाइवोर्स करता ही मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ है, और जो इस डाइवोर्स से पीड़ित होकर के उसके द्वारा ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है वो कहीं ना कहीं अब इसके एंड की ओर इशारा करती है। अब इस केस की जो सुनवाई कर रही थी वो 3 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें अध्यक्षता की जा रही थी जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा जब इसकी सुनवाई चल रही थी। और उस दौरान इसमें जस्टिस उज्जवल भुइया और इसके अलावा कोटेश्वर सिंह जस्टिस इसमें मौजूद थे। यानी 3 जजों की ये बेंच थी। अब ये जो डिसीजन है जो यहाँ पर फ्यूचर में जो डिसीजन लिया जा सकता है वो इंडिकेट करता है यहाँ पर कैंसलिंग के लिए, यानी एक स्ट्रिकिंग डाउन हो सकता है तलाक ए हसन का। यानी तलाक ए हसन जैसी एक कुप्रथा जो मुस्लिम धर्म के अंदर चली आ रही है वो कुप्रथा अब हो सकता है कि इससे इसका एंड हो जाए, या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो केस है उसे यहाँ पर एक बड़े बेंच को रेफर कर दिया जाए, जिसमें बेनज़ीर हिना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर रख करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए 5 जजों की, और उस बेंच के द्वारा इस जनहित याचिका के माध्यम से उस लेडीज़ की सुनवाई की जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है। अब जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी वो उसमें पिटिशनर के द्वारा कहा गया था, जिसमें पिटिशनर जो है बेनज़ीर हिना थी, उसके द्वारा कहा गया कि उसके पति के द्वारा उन्हें यूनिलेटरल डाइवोर्स दिया गया है और उसके पति का नाम यहाँ पर यूसुफ है। उसने तलाक ए हसन के माध्यम से उसकी पत्नी को यहाँ पर डाइवोर्स दिया है, और इसके माध्यम से उसके द्वारा कोर्ट में अपनी बात रखी गई। और इसमें एक डिमांड की गई पिटिशनर के द्वारा कि यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यानी शरीयत का जो एप्लीकेशन है 1937, इसमें जो सेक्शन 2 है उसे यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए, और यहाँ पर जो अलाउ करती है मुसलमानों को इस प्रकार की यूनिलेटरल डाइवोर्स देने के लिए। यानी मुस्लिम धर्म के अंदर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत कहते हैं इसे, और ये 1937 में बनाया गया था। इसके सेक्शन 2 के अंतर्गत ये दिया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी वाइफ को एक यूनिलेटरल डाइवोर्स दे सकता है। और इसी के ऊपर जो है पिटिशनर के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी कि हमें इसके बारे में इसे डिक्लेयर कीजिए। और इसके अलावा इसमें जो पिटिशनर थी उसके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो वायलेशन है वो भी उसके हस्बैंड के द्वारा किया गया है। इसमें उसके द्वारा क्लेम किया कि तलाक ए हसन है वो कहने की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 इन चारों के चारों संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार से जो पिटिशनर थी उसके द्वारा इस प्रकार कोर्ट के सामने अपनी बात रखी गई, और उसके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेदों का जो तलाक ए हसन है वो उल्लंघन कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और उसके द्वारा डिमांड की गई कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाइए जिसमें जेंडर और रिलीजन
इन दोनों के बीच में जो है न्यूट्रल प्रोसेस हो, यानी एक के पक्ष में नहीं जाना चाहिए मामला, जो है जो न्याय है वो दोनों के बीच जो है पूरी तरीके से न्यूट्रल होना चाहिए। पास्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें यानी पिछले निर्णय की बात करें, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तलाक ट्रिपल तलाक है उसे इनवैलिडेट किया था इंस्टेंटली, जिसके आज जो सरिया बानो का केस था उसमें, और उसके बाद ये जो लॉ है वो बनाया गया था साल 2019 में, यानी सरिया जो सयारा बानो है उसके केस के बाद जो है यहाँ पर एक लॉ बनाया गया था 2019 के अंदर। तो इस प्रकार से उसके द्वारा एक ऐसे गाइडलाइन बनाने के लिए मांग की गई कि ना तो वो जेंडर बेस पर किसी के पक्ष में जाए और ना ही किसी धर्म के बेस पर पक्ष में जाए, वो संविधान के हिसाब से जो है एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। इस प्रकार पिटिशनर के द्वारा डिमांड की गई। अब यहाँ पर तलाक हसन है क्या चीज़, जो अभी हाल ही में इसके हस्बैंड के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर इसकी लीगल डेफिनेशन है वो एक मौलाना है एम साजिद रशीदी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, इनके द्वारा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि तलाक हसन है उसमें एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को 3 पीरियड्स के अंदर जो है तुहिर के पीरियड्स के अंदर, जिसमें वो पूरी तरीके से जो फीमेल है वो प्योरिटी के अंदर होती है, उस दौरान अगर उसे तलाक बोल देता है तो जो है ये इस तरीके की तलाक हसन के अंदर तलाक मानी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो तलाक है वो एक साथ नहीं दी जा सकती है, इसके बीच में गैप होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, उसके बाद जो है इस तरीके की तलाक दी जा सकती है। इसे सुन्ना टाइप की जो डाइवोर्स के अंतर्गत काउंट किया जाता है। यानी इस जो मौलाना है साजिद रशीदी, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो तलाक है उसे सुन्ना टाइप की एक डाइवोर्स कहा जाता है और इसमें इंटरवल्स होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो तलाक हसन स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड रहती है। यहाँ पर फर्स्ट तलाक है वो तब दी जाती है जब जो वुमेन है वो पूरे जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है तो है मेंस्ट्रुअल सर्कल यानी मासिक धर्म रहती है, तो उसके बाद जो है हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स बोला जाता है उस पीरियड के अंदर जब उसके द्वारा कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता है, यानी इस दौरान उसके द्वारा कोई ऐसी गतिविधि नहीं की जाती है, उस दौरान वो जो है डाइवोर्स बोलता है, जो है तलाक बोलता है। और इसके अलावा इसी प्रकार से सेकेंड मेंस्ट्रुअल सर्कल के दौरान जो है इस प्रकार की कोई एक्टिविटी ना करके वो जो उस दौरान भी सेकंड टाइम जो है तुहिर के दौरान डाइवोर्स बोल देता है। और इसके अलावा यहाँ पर थर्ड तलाक तब दिया जाता है जब वो इसी प्रकार से पीरियड ऑफ प्योरिटी में रहती है, यानी वो पूरी तरीके से प्योर रहती है और उस दौरान जो है ये तीसरा डाइवोर्स बोला जाता है और उसके बाद उनका जो मैरिज है वो परमानेंट एंड हो जाता है। अब डाइवोर्स कैन नॉट बी गिवन व्हेन द वुमेन इज गोइंग थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, यानी जो डाइवोर्स है वो यहाँ पर इस दौरान नहीं दिया जाता है जब वो जो है मेंस्ट्रुअल सर्कल या मासिक धर्म के दौरान हो या फिर वो प्रेगनेंसी में हो, तो इस दौरान जो है ये डाइवोर्स है तलाक हसन वो नहीं दिया जाता है। यानी इस प्रकार से इस इंटरवल के दौरान इस प्रकार की तलाक दी जाती है, इस प्रकार से उनके द्वारा ये इसका जो डेफिनेशन है वो बताया गया। अब ये ट्रिपल तलाक से किस प्रकार से अलग है, तो ट्रिपल तलाक है यानी 3 बार तलाक बोला जाता है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोल देता है एक बार में, और उनका जो मैरिज है वो वन टाइम में एक बार में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन का जो यानी रिश्ते को दोबारा से जोड़ने का कोई स्कोप नहीं रहता है, एक ही बार में जो मैरिज है वो ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर तलाक हसन है उसके अंदर गैप रहता है एक मंथ का, और इस दौरान हर एक डाइवोर्स के बीच में गैप रहता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो रिकॉन्सिलिएशन है वो यहाँ पर एक अपने जो मैरिज है उसे दोबारा से वो जोड़ सकते हैं, यानी वैवाहिक जीवन को दोबारा से वो शुरू कर सकते हैं। यानी तलाक हसन के अंदर स्कोप रहता है कि वो अपने जो वैवाहिक जीवन है मैरिज है उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, और तलाक बिद्दत के अंदर वो अपनी मैरिज को परमानेंटली एंड कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। अब इसके इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो जो ट्रिपल तलाक है यानी एक बार में ऑन स्पॉट मैरिज को ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की तलाक को काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बैन करके रख दिया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया है, जैसे कि इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर। इसके अलावा इराक और मलेशिया के अंदर ट्रिपल तलाक को परमानेंट बैन कर दिया है कि यानी ट्रिपल तलाक इन देशों के अंदर अब नहीं दी जाती है, यानी कोई भी मुस्लिम युवक इस प्रकार की ट्रिपल तलाक अपनी वाइफ को इन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि क्या ये एक सभी सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर
वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार इस पर डिसीजन ले और तलाक हसन को परमानेंट एंड कर दे। और तलाक जैसी जो प्रथा है मुस्लिम धर्म के अंदर काफ़ी बुरी कुप्रथा है, इसे भी जो है इसका अंत कर दे। तो इट कैन बी पॉसिबल, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन लेगा तो इसका अंत भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।